क्या समस्याओं का समाधान या मुसलमानों पे किया जा रहा है घमसान। आप इस चीज़ों को समझिएगा। आप इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताया जाएगा कि आखिर क्या कानून व्यवस्था हमारे लिए सही है, कानून व्यवस्था लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, कानून व्यवस्था यदि लगना चाहिए तो हमारे लिए क्या क्या व्यवस्था लागू होना चाहिए। हम सारे चीज़ों पे डिटेल से बात करेंगे। अगर कानून व्यवस्था आता है तो हमारे ज़िंदगी पर हमारे क्या नुकसान हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि आखिर कानून व्यवस्था है क्या। जो हमारा जनसंख्या कानून व्यवस्था वो है क्या। जनसंख्या कानून व्यवस्था के तहत ये नियम है कि अगर यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज का अगर व्यक्ति 2 से ज़्यादा उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनको कोई भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा, उनको वंचित कर दिया, सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। का 80% जो जनसंख्या है वो गांव में ही निवास करता है। अब हर गांव में शिक्षा की कमी है जिसके वजह से सभी लोगों को 2 से 4 बच्चे हैं, पहले से ही ऑलरेडी हैं। अब जिसके दौरान सारे SC ST और पिछड़ा अति पिछड़ा ये सब सारे लोग सरकार सुविधाओं से लेस कर दिए जाएंगे, सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। जैसे मान लो कि अगर आपको राशन मिलता है गांव में तो आपको नहीं दिया जाएगा अगर 2 से ज़्यादा बच्चा हो गया तो। अगर आपको पढ़ाई में अगर कोई सरकारी सुविधा का फायदा मिलता है वो आपसे छीन लिया जाएगा। तथा सबका मुख्य सारा चीज़ों को अगर मिलाकर जोड़ दें तो मुख्य है कि भारत की कुल जनसंख्या का 70% भाग्य को 70% लोगों को या वो आरक्षण की बात करें या वो सरकारी सुविधा सरकारी दे का लाभ करे या सरकारी पे छूट की लाभ करे, सारी 70% जनसंख्या उससे खत्म हो जाएगी। अब भारत की 70% जनसंख्या पर ये चीज़ों का असर पड़ने वाला है। इसलिए हम आपको बतावें कि आखिर सरकार को कानून व्यवस्था के जगह पर क्या करना चाहिए जो इसमें सुधारा जा सकता है। सरकार से पहला सवाल है कि क्या उसे हमारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा 5 चीज़ों पर आज बात करेंगे। पहला, समाज कल्याण व्यवस्था, समाज सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, दुर्घटना व्यवस्था, 5वां है वृद्धा पेंशन व्यवस्था। यदि अगर सरकार जनसंख्या कानून व्यवस्था लाना चाहती है तो सबसे पहले पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति को ये गारंटी दे कि वो सामाजिक कल्याण व्यवस्था का गारंटी लेती है। यानी कि समाज कल्याण व्यवस्था कहने का अर्थ है कि SC ST कहकर, दलित कहकर, पिछड़ा अति पिछड़ा के नाम पर जो जान मार दिए जाते हैं, जिनको सताया जाता है। मान लो कि जिनके 2 ही बच्चे हैं अब पिछड़े के नाम पे मार दिए जाते हैं। अभी आपने सुना होगा निमावर हत्याकांड में 5 लोगों को मार दिया गया क्योंकि वो आदिवासी थे इसलिए मार दिए गए। तो इसी तरह से अगर जिसके 2 ही बच्चे हैं उनको मार दिया जाता है तो उनका क्या आश्रय बचेगा। दूसरा हम बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था। यदि अगर सरकार को कानून व्यवस्था लाना है तो इससे अच्छा है कि कानून व्यवस्था लाया जाए, शिक्षा व्यवस्था लाया जाए, ताकि अगर शिक्षा व्यवस्था अगर लागू किया जाता है तंदुरुस्ती से, बहुसंख्य एकदम मूल्य रूप से एक समानता एजुकेशन अगर भारत में कर दिया जाए, बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए, पिछड़ा अति पिछड़ा सबके लिए, कोई गैर प्राइवेट नहीं रहेगा, सारा जो भी रहेगा एक ही स्कूल रहेगा। भारत के विकास के लिए तभी साक्षर हो सकता है जब सबको लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। एक समान शिक्षा से आता अर्थात है सारे प्राइवेट कॉलेज मुक्त कर दिए जाएं, सब में अधिकार, सभी व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया जाए।
कम से कम दर में पढ़ाई की व्यवस्था किया जाए। इससे क्या होगा कि लोग शिक्षित होंगे, अपने आप समझदार हो जाएंगे, अपने आप शिक्षा की व्यवस्था बनेगा और अपने अनुकूल वो 1 से 2 बच्चा से ज़्यादा नहीं पैदा करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या लगता है सरकार को कि कानून व्यवस्था लगाने के बाद में सही हो जाएगा। आपको नहीं पता है कि बिहार में कानून व्यवस्था लगाया गया है किस चीज़ के लिए? नशा मुक्ति अभियान, दारूबंदी के लिए। दारूबंदी के लिए कानून व्यवस्था लागू किया गया है कि जेलों में डाल दिया जाएगा, पैसे लिए जाएंगे। उसका क्या आश्रय है पता है? आज हमारे बिहार के 30% गरीब आदमी आज जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। वैसे लोग जिनके खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, दिन भर मकानों में काम करते हैं तो 300 रुपया के कमाते हैं, 10 रुपये 20 रुपये के दारू पीते थे और घर में जाकर सो जाते थे। वैसे लोगों को आज जेल में बंद कर दिया गया है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि पैसे से छुड़ा सकें। दारू का तस्करी कर रहे हैं, खुलेआम तस्करी कर रहे हैं लोग, खुलेआम शराब बिक रही है। लेकिन उसके लिए जब सरकार या जब कानून अगर उस लोगों को पकड़कर जेल में ले जाती है तो उस समय क्यों नहीं अंधा होती है कि तुम कहाँ से शराब पी कर आ रहे हो, किसके पास से शराब पी कर आ रहे हो, उसके पास तुम लेके चलो। उसको क्यों नहीं पकड़ कर ले जाती है? क्योंकि वो तो पैसा देता है, वो तो हमारे सरकार के जो कर्मचारी हैं, सफ़ेद वर्दी वाले वो हैं ना, उनको पैसे देती है, पैसे से तौलती है, सौदा करते हैं। इतना गंदा हमारा शराब का धंधा हो गया है बिहार में, जिसको बताना तो मतलब छोड़ ही दो। आप इसे समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ पर कानून लगाकर उसे बंद नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गया कानून व्यवस्था लगाने के दुष्परिणाम हमारे बिहार में हैं। तो क्या लगता है यूपी में हो जाएंगे क्या, या कहीं भी लागू हो सकते हैं क्या? तीसरी चीज हम बात करेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य को निजीकरण कर दिया जाए। पूरे भारतवर्ष में स्वास्थ्य को एक सामान्य स्वास्थ्य सुविधा कर दिया जाए, जिससे हमारे हर तबके के लोग हर हॉस्पिटल में जाकर अपने बच्चे को इलाज करा सकें। सरकार इस चीज का गारंटी दे कि किसी भी बच्चा का अगर बीमार होता है तो उसको सही करके रहेगी सरकार। लेकिन क्या है लगता है हमारे दलित परिवार, हमारे दलित समाज, हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े जाति, अति पिछड़े जाति बच्चे बीमार होंगे तो क्या बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। अरे बड़े बड़े हॉस्पिटल में क्या जा सकते हैं? बिहार का एग्जाम्पल देख लीजिए। एक मोतियाबिंद का अगर ऑपरेशन कराना हो तो नीतीश कुमार को जाना पड़ता है दिल्ली हॉस्पिटल में। हमारे आम जनता कहाँ से जाएगी उतने दूर? नहीं जा सकती है ना, क्योंकि व्यवस्था नहीं है ना। तो सबसे मुख्य की उद्देश्य क्या है कि हमारा जो है सो तंदुरुस्त किया जाए स्वास्थ्य व्यवस्था को, सबको निजीकरण कर दिया जाए, ताकि सभी लोग हर अस्पतालों में सबसे सामान्य दर में इलाज करा सकें। इससे लाभ होगा कि बच्चे सही टाइम पे पहुंचेंगे, इससे बच्चे की मृत्यु दर कम होगी, इससे पेरेंट्स जो हैं वो कम डरे रहेंगे। जो डर है अंदर में बना हुआ, 2 बच्चे रहेंगे डेथ कर जाएंगे, हम गरीब आदमी हैं, टाइम पे इलाज नहीं करा पाएंगे, टाइम पे उसको ट्रीटमेंट नहीं करा पाएंगे, मर जाएगा, बेसहारा हो जाएगा पेरेंट्स। चौथी जो आता है, चौथा यह है आपका दुर्घटना व्यवस्था। सरकार क्या इस चीज का गारंटी लेती है कि जिसके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे अगर मर जाते हैं दुर्घटना में, उसका क्या है? सरकार को एक ऐसा सशक्तिकरण, एक ऐसा व्यवस्था करना चाहिए परिचालन व्यवस्था को, जिससे एक भी घटना, पूरा इंडिया में एक भी घटना घटित ना हो। अगर किसी दुर्भाग्यवश अगर कोई घटित घटना होता भी है तो उसका परिचालन परिप्रेक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परिपूर्ण रूप में किया जाए, ताकि लोगों को अंदर में एक शक्ति प्रदान हो, एक मजबूती बंधेगी कि हमारे देश में बच्चे न मरेंगे, न हमारे दुर्घटना से मरेंगे, न हमारे बीमारी से मरेंगे। तो इससे क्या होगा? दृढ़ संकल्प अंदर में आएगा। 5वीं चीज बताते हैं
कि अगर सरकार जो बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं, जिनके बच्चे मर गए, जो बेसहारा हो जाते हैं, जिनको अपना लाठी पे चलने का दम तक नहीं होता है, वो अपने घर से बाहर जा सके, कलप कलप कर मर जाते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए मर जाते हैं, उनको लिए पेंशन का व्यवस्था करना चाहिए। आपको नहीं मालूम है कि 200 रुपया मिलता है? कितना मिलता है? 200 रुपया। अब एक बात बता दें कि 200 रुपया में क्या होगा? आज 2 वक्त का रोटी भी नहीं आदमी खा सकता है 200 रुपया में। महंगाई कितना है सरकार, आपको ध्यान नहीं है। इसलिए सरकार को ये चीज करना चाहिए कि सरकार वृद्धा पेंशन योजना को एक ऐसा मोड़ देवे जिससे 5,000 7,000 जो एक आम आदमी का इनकम हो कम से कम, ताकि वो बुढ़ापा में अगर बच्चा न भी रहे तो वो अपना जीवन यापन पूरी जिंदगी सुखमय से कर सके। इस चीज से उसको दृढ़ संकल्प पैदा होगा। कानून व्यवस्था की बात करने वाले सरकार को ये पता नहीं है कि जिसके बच्चे ही नहीं होते हैं उसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है। कितने ऐसे हॉस्पिटल का खोला गया है जिसको निःशुल्क इस चीज़ों के बारे में, इस चीज़ों पर जोर दिया जा सके। जिनके बच्चे ही नहीं हो पा रहे हैं, उनके बुढ़ापा का स्थिति क्या होगा, वो बूढ़े माँ बाप से जब आंख से आंसू टपक जाएंगे, जब सुनोगे तो तरस तरस के मर जाते हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था है सरकार के पास? कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार का तो उसके लिए व्यवस्था है जो एक बार विधायक बन जाए, एक बार मंत्री बन जाए, एक बार सांसद बन जाए, उसको पेंशन योजना, ऐसा पेंशन दे दिया है जो एक बार बन जाओ और खाते रहो। वो भाषण नहीं है इधर से डालो और उधर से निकालो, वही व्यवस्था है। मतलब एक बार बन गए तो आपको मिलते रहेगा, सो मिलते रहेगा। लेकिन वो 200 रुपया जिनको देती है सरकार, उसके लिए कोई ख्याल नहीं है। उसको महंगाई के हिसाब से एक आम आदमी की इनकम देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि बुढ़ापा का डर नहीं होगा कि बूढ़ा रहेंगे तो कम से कम हमारे बच्चे नहीं है तो कोई बात नहीं है, सरकार हमारी साथ रहेगी, सरकार की जो आय व्यवस्था वो हमारे साथ रहेगी, इससे हम अपनी रोजी रोटी खा सकते हैं। ऐसे कहने से नहीं 2 बच्चे पैदा करके मान जाएंगे लोग, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सरकार की व्यवस्था और ना ही तो मंशा देश को विकास करना है, नहीं तो आगे बढ़ाना है। सरकार को एक ही मंशा है, कमजोर तबके के लोगों को कमजोर करना, कमजोर व्यक्ति को एकदम कमजोर कर देना, निसहाय को निसहाय बना देना, बेरोजगार का बेरोजगार के धब्बा लगा देना। जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं वो आरक्षण खत्म कर देना। मूल्य उद्देश्य तो सरकार का ये है। जो अल्पसंख्यक को, पिछड़े को जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जो सूचित अनुसूचित को लाभ मिल रहा है, उसे वंचित कर देना। जनसंख्या कानून से कितना नुकसान हो सकता है, ये तो हमारे बच्चे को मारने का समान है। खासकर अगर मुसलमान भाइयों की बात करें तो मुसलमानों को तो मारने का, बच्चे को मार देने का समान है। आज जब जब सरकार के सत्ता की बात आती है, चुनाव की बात आती है, हिंदू मुसलमान बंटवारे की बात हो जाती है। बस सत्ता की राजनीतिक है ये, ना ही तो जनसंख्या कानून है और ना ही तो कोई कानून नहीं है। ये तो सीधा सीधा समझो कि ये बंटवारे की बात की जा रही है बस। इसलिए आप इस वीडियो को हर एक गरीब आदमी के पास पहुंचा दो जिसे जानकारी ना हो कि आखिर ये कानून व्यवस्था आएगा तो हमारे ज़िंदगी पर क्या नुकसान हो सकते हैं। और अगर हमको अगर कानून व्यवस्था लाना है, जनसंख्या कानून व्यवस्था लागू हो तो आखिर क्या क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। सामाजिक सुरक्षा, दूसरी शिक्षा व्यवस्था, तीसरी दुर्घटना व्यवस्था, चौथी वृद्धा पेंशन योजना और 5वीं जो है सो आपको स्वास्थ्य व्यवस्था। ये 5 चीज अगर आपको देती है सरकार तब आपको सोचना है उसके बारे में। लेकिन सरकार की मंशा ये है ही नहीं।
आप इस वीडियो को हर वो गरीब आदमी के पास पहुंचाओ जिससे उस गरीब आदमी को ये पता चल सके कि इसमें कितना हमारा नुकसान है और कितना हमारा फायदा है। इससे हर एक लोग, हर एक हमारी जाति के लोगों को, हमारे हर एक लोगों को पता होना चाहिए कि ये कानून व्यवस्था आने के बाद में कितना दिक्कत हो सकती है, कितने हमारे अधिकार छीने जा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए ताकि वो लोग भी जान सके और वो लोग को जानकारी मिल सके। और इस तरह से वीडियो के लिए आपको हर चीज़ की शुद्ध, सटीक और आपके समक्ष आपका एकदम फायदेमंद जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को, जो लाल बटन दिख रहा है ना, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके परमानेंट कर लीजिए, क्योंकि आपको यही है जो हर अधिकार के लिए आपके सामने आएगा और आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, ना करना चाहिए। अब बाकी आप समझ रहे हैं। जय भीम, जय भारत।